और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इससे पहले हम चार्ज की प्रॉपर्टीज और कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। और कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा कि कोई दो पॉइंट चार्जेस अगर हमें गिवन है तो उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। बट अगर आपके सिस्टम में दो से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस अवेलेबल हो तो उस कंडीशन में हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प लेनी होती है, ओके। तो सबसे पहले हम एक सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें दो से ज़्यादा चार्जेस हों। तो सपोज दैट आपके सिस्टम में एक चार्ज है Q0, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। Q0 का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है R0 वेक्टर, और Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1 वेक्टर, और Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर, ओके। ये पोजीशन वेक्टर तीनों चार्जेस के विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन लिए हुए हैं। अगर हम बात करें कि Q0 चार्ज का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू Q1 चार्ज क्या होगा, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो होगा R01 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ नोड चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q1 चार्ज। इसी तरीके से Q0 चार्ज की पोजीशन अगर हम Q2 चार्ज के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो पोजीशन वेक्टर आपको ड्रॉ करना होगा और वो हो जाएगा R02 वेक्टर, ओके। अब क्या करना है आपको कि इस सिस्टम में रखे हुए Q0 चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, और वो टोटल फोर्स जो होगा Q1 चार्ज के थ्रू लगने वाला फोर्स और Q2 चार्ज के थ्रू Q0 पर लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होगा। तो अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट देना है तो इसका स्टेटमेंट है कि अगर आपके सिस्टम में दो से ज़्यादा चार्जेस अवेलेबल है और आपको किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर चार्ज जो कि हमारे डायग्राम में Q0 है, इस पर लगने वाला टोटल फोर्स जो होगा वो नेट टोटल फोर्स जो होगा वो आपका वेक्टर सम होगा Q1 और Q2 चार्जेस की वजह से Q0 पर लगने वाले फोर्सेस का। तो Q1 चार्ज Q0 को रिपेल करेगा, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसको अपन लिखेंगे F01 वेक्टर, और इसी तरीके से Q2 चार्ज Q0 को रिपेल करेगा तो फोर्स हो जाएगा F02 वेक्टर। अब इस Q0 पर दो फोर्सेस हैं तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, तो F नेट इक्वल टू हो जाता है F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर। अगर आपके सिस्टम में और भी चार्जेस प्रेजेंट हो तो आप F03, F04 भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो K, Q0, Q1 दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, डिस्टेंस कितनी है R01, तो R01 वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ मैग्नीट्यूड का आपको क्यूब लेना है और यहाँ पर जाएगा R01 वेक्टर प्लस F02 का मतलब है Q2 ने Q0 पे कितना फोर्स लगाया, तो वो जाएगा K Q0 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस जो कि R02 है, तो R02 इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है आपको और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो R02 का वेक्टर प्लस आगे और भी आपके पास फोर्स होंगे। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ पर आपको थ्योरेटिकली एक पॉइंट और याद रखना है कि अगर हमारे सिस्टम में Q2 चार्ज प्रेजेंट नहीं होता तब भी Q1 Q0 पर इतना ही फोर्स लगा था जितना कि अभी लगा रहा है। इसका मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी अदर चार्ज की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता है, ओके। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है। अब हम इस प्रिंसिपल पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ओके। तो अभी इस गिवन क्वेश्चन के अंदर हमें 4E और प्लस का E ये दो चार्जेस गिवन है और इनका सेपरेशन है स्मॉल a। आपको कोई थर्ड चार्ज लेकर के आना है और उसे इन दोनों के बीच में किसी ऐसी जगह रखना है जहां पर उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। उसी कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो यहां पर कोई थर्ड चार्ज हम एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4E और प्लस का E दोनों चार्ज हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन a है और हमने कोई थर्ड चार्ज
यहाँ से 4e से x डिस्टेंस पर एज्यूम कर लिया है। ओके, तो बाकी बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी? तो बाकी बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास a माइनस एक्स। ओके, अब हमें ये बात करनी है कि q चार्ज, स्मॉल q चार्ज इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। तो उसके लिए q पर लगने वाला टोटल फोर्स देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन q पर 4e भी फोर्स लगाएगा और ये प्लस e भी फोर्स लगाएगा। अब ये प्लस q चार्ज है तो रिपल्शन फोर्स होगा, तो 4e ने इस पे फोर्स लगाया, वो फोर्स ले लेते हैं F1 और प्लस e ने जो फोर्स लगाया वो हो जाएगा F2। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन F1 शुड बी इक्वल टू F2। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तभी जाकर के नेट फोर्स 0 हो पाएगा। अब F1 और F2 की वैल्यूज पुट करते हैं। तो F1 की वैल्यू होगी K, Q और 4E और Q के बीच में लगने वाला फोर्स है F1। डिस्टेंस कितनी है? x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड फोर्स प्लस E ने लगाया F2 पर, तो ये हो जाएगा K Q E अपॉन डिस्टेंस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था तो उसमें हमने फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखी हुई थी, जहाँ पे मैग्नीट्यूड का क्यूब आता है और साथ में वेक्टर अटैच होता है। यहाँ हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में हमें यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर ही यूज करना है। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो k से q कैंसिल, e से e कैंसिल। अब इस पूरी इक्वेशन का हम दोनों साइड अंडर रूट कर देते हैं, तो उससे हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे है 1 अपॉन a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर a माइनस एक्स मल्टीप्लाई विथ 2 इक्वल टू एक्स। ओके, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस a माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल टू एक्स, या ट्वाइस a इक्वल टू थ्राइस एक्स, और x इक्वल टू ट्वाइस a बाई 3। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ट्वाइस a बाई 3। इसका मतलब अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को या किसी नेगेटिव चार्ज को 4e चार्ज से ट्वाइस a बाई 3 डिस्टेंस पर रखते हैं, तब जाकर के वो चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है। अगर आप में क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि प्लस e से डिस्टेंस कितनी होगी, तो उस कंडीशन में आपको a माइनस एक्स कैलकुलेट करना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ओके, अब इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में, जिसमें हमें क्वेश्चन में 2 चार्जेस दिए हुए हैं, एक माइक्रोकूलम और बी पॉइंट पर चार्ज है -2 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों चार्जेस में आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंड चार्ज जो है बी पॉइंट पर वो माइनस में दिया हुआ है। ओके, और हमें किसी थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू को कहाँ रखें कि उस पर लगने वाला टोटल फोर्स हो जाए 0 या फिर वो चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाए। अब इन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब आपको दोनों चार्ज A और B अगर सेम साइन के दिए होते हैं, तो उस कंडीशन में थर्ड चार्ज को आप हमेशा बीच में रखेंगे। बीच में रखने पर ही आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल पाएगी। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। बट अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पॉइंट A और पॉइंट B पे रखे हुए चार्जेस के साइन अपोजिट दिए हों, एक चार्ज पॉजिटिव में और दूसरा चार्ज नेगेटिव में हो, तो कभी भी थर्ड चार्ज को बीच में रखने पर इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिल सकता। तो ऐसी कंडीशन में आपको चार्ज या तो A के लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है या B के राइट हैंड साइड में रखना होता है, तब जाकर के आपको इक्विलिब्रियम मिल सकता है। अभी मैं चेक करके बता देता हूँ एक बार। सपोज दैट हमने कोई Q चार्ज लिया हुआ है, अब ये Q चार्ज प्लस का है, A चार्ज भी पॉजिटिव है, बट B चार्ज आपके पास है नेगेटिव के अंदर। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव उसको करेगा अट्रैक्ट। टोटल फोर्स 0 हो रहा है? नहीं, ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, टोटल फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। तो बीच में आपका इक्विलिब्रियम नहीं मिल पा रहा है, तो कहाँ रखें? आपको ये ध्यान रखना है या तो A के लेफ्ट हैंड साइड में या B के राइट हैंड साइड में। अब इसको चेक करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको इसमें भी डायरेक्ट ये पॉइंट ध्यान रखना होगा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो उसके पास में रखने पर हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल सकती है। अब इन दोनों में से किस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है? B चार्ज का 2 माइक्रोकूलम।
साइन नहीं देखना है आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, किसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो बी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो डेफिनेटली बी के राइट डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में रखने के बाद ही आपको क्यू चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स 0 मिल सकता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास ये ए पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज है, तो अब क्या किया अपन ने, इस प्लस क्यू चार्ज को बीच में रख करके इस बी चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर यहां रख दिया है। ओके, अब देखो प्लस चार्ज इस प्लस को रिपेल करेगा F1 फोर्स से, और नेगेटिव चार्ज इसको करेगा अट्रैक्ट अपनी साइड F2 फोर्स से। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता है तो उस कंडीशन में टोटल फोर्स 0 मिल सकता है। तो F1 फोर्स शुड बी इक्वल टू F2 फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो F1 फोर्स कितना होगा, किसने लगाया, ए ने, किस पर, क्यू पर। तो के क्यू, ए पर चार्ज कितना है 8 माइक्रोकूलम, तो 8 इंटू 10⁻⁻⁶ के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है ए से क्यू की, 20 प्लस एक्स, तो 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बी पे नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, F2 फोर्स है, इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू, बी पर चार्ज कितना है -2। माइनस साइन यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस माइनस साइन की वजह से ही F2 अट्रैक्टिव नेचर का बना है। हम ऑलरेडी डायरेक्शन शो करने में इस नेगेटिव साइन का यूज कर चुके हैं, तो अब आपको नेगेटिव साइन यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, बी से डिस्टेंस है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अब आपको सिर्फ इस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो के क्यू 10⁻⁶, के क्यू 10⁻⁶ कैंसिल, एंड 2 से 8 हो जाएगा 4 टाइम कैंसिल। इस पूरी इक्वेशन का आप अंडर रूट कर दो, तो यहाँ तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 20 प्लस एक्स, इधर आ जाएगा 1/x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको करते हैं तो 2x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, और x इधर आएगा तो x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में अगर ये पूछा हो कि डिस्टेंस आपको ए चार्ज से निकालनी है, तो आपका आंसर होगा 20 प्लस एक्स, और x की वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस 20 40 सेंटीमीटर। आपका आंसर 40 सेंटीमीटर होगा। डिस्टेंस अगर बी पॉइंट से पूछी हो तो आंसर 20 सेंटीमीटर होगा। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का एक छोटा सा कोड है, वो हम जरूर ध्यान रखें ताकि हम अपना टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो अगर आपको सिस्टम में दो सेम साइन के चार्जेस दिए हुए हों, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो आपको थर्ड चार्ज कहाँ रखना है ताकि इक्विलिब्रियम मिले, सेंटर में, सेंटर नहीं सॉरी, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कहीं पर भी हम रख सकते हैं चार्ज को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ओके, अगर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्जेस दिए हो और थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो ध्यान रखना है अपन को जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो उसके पास में। सपोज दैट नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो यहाँ क्यों रखना होगा, या फिर आपका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो यहाँ क्यों रखना होगा। बीच में चार्ज रखने पर इक्विलिब्रियम हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो ये आपको कोड ध्यान रखना है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि तीन सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं और तीनों चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे प्लेस्ड है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब साइड तीनों सेम होंगी और तीनों चार्ज के मैग्नीट्यूड भी आपको सेम दिए हुए हैं। अब आपको पूछा हुआ ये है क्वेश्चन के अंदर कि किस तरीके से इस पूरे चार्ज के सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता है, मतलब इस पूरे चार्ज के सिस्टम पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 मिलना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसी सीक्वेंस को सोल्व करते हुए किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाले टोटल फोर्स को देखते हैं। तो सपोज दैट आपके पास सी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है क्यू, पहले हम ये देखते हैं कि इस चार्ज क्यू पर कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे चार्ज आपका क्यू है और ए पॉइंट पर रखा हुआ क्यू चार्ज, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, इसको मैं F1 नाम दे रहा हूँ। ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लेना है आपको। ओके, फोर्स अलोंग द लाइन बिटवीन बोथ पॉइंट चार्जेस। ठीक है,
इसी सीक्वेंस में ये जो बी पॉइंट पर चार्ज है ये भी इसको रिपेल करेगा, इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा तो ये फोर्स हो जाएगा आपके पास इधर है। दोनों को सेम ही ले लेता हूँ। दोनों फोर्स सेम क्यों होंगे? क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है और दोनों चार्जेस से डिस्टेंस भी सेम है। तो जितना फोर्स ये क्यू लगाएगा इस पर, उतना ही बी पॉइंट पर रखा हुआ क्यू भी इस पर लगाने वाला है। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल में यहाँ पे एंगल होता है 60 डिग्री, तीनों एंगल 60 डिग्री के ही होते हैं। ओके, तो अब इस क्यू पर टोटल फोर्स कितना होगा? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर चार्ज पर दो से ज्यादा फोर्सेस हों तो उस कंडीशन में आपको नेट फोर्स दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम करके निकालना होगा। अब इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम करने के दो तरीके हैं अपने पास। पहला तरीका तो ये है कि दोनों फोर्स के बीच का एंगल बनेगा 60 डिग्री। ओके, ये 60 है तो ये भी 60। अब इन दोनों को आप वेक्टर सम कर दोगे तो वेक्टर सम में अगर एफ नेट निकालना है तो अंडर रूट में फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कोस थीटा। पहला फोर्स एफ स्क्वायर, दूसरा एफ स्क्वायर ट्वाइस एफ एफ कोस 60 और ये हो जाएगा ट्वाइस एफ स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस एफ स्क्वायर कोस 60 की वैल्यू कितनी 1/2। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल, थ्राइस एफ स्क्वायर अंडर रूट 3f। ये हमारे पास यहाँ पर नेट फोर्स हो चुका है। ठीक है, मतलब इस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो एफ नेट, उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 3f। अब इस सी पॉइंट पर रखे हुए चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम में लाना है आपको तो इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा। इसका मतलब यहाँ सेंट्रोइड पॉइंट पर हमें कोई चार्ज क्यू इस तरीके से प्लेस करना है ताकि ये क्यू चार्ज इस स्मॉल क्यू चार्ज को इसी फोर्स से अट्रैक्ट करे अपनी साइड। इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, तब जाके नेट फोर्स 0 हो पाएगा और आपका सी पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। अब आप थोड़ा सोचें, ये जब प्लस क्यू चार्जेस थे, इनने सी पॉइंट पर रखे हुए चार्ज को रिपेल किया है। अट्रैक्शन का फोर्स कब लगेगा? जब हम सेंटर पे माइनस वाला चार्ज रखेंगे। तो पहली बात तो सेंटर पर रखे हुए चार्ज का साइन यहाँ पर फिक्स हो जाता है, नेगेटिव होना जरूरी है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो वो हम चेक कर लेते हैं। तो इस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हमें पास पहले ही अवेलेबल है, अंडर रूट 3f होनी चाहिए। हमें इस क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स के क्यू स्मॉल क्यू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, सेंट्रोइड से लेकर के वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो वैसे आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है और डायरेक्ट याद नहीं हो तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल हो और इसकी साइड आपको ए गिवन हो तो सबसे पहले आप इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लें। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a/2, ये हो जाएगा a/2। ओके, अब यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? तो इसमें अगर अपन पाइथागोरस लगाते हैं तो a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये जो साइड हमें चाहिए तो ये मिल जाएगी आपको a² माइनस a²/4 और ये हो जाएगा आपके पास 4 - 1 3a²/4 अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 3a/2। तो ये साइड आपके पास आ चुकी है अंडर रूट 3a/2। अब इसे यहाँ जो सेंट्रोइड होता है वो सेंट्रोइड इस साइड को, जो बीच वाली साइड है, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो आपको अंडर रूट 3a/2 को 2:1 में डिवाइड करना है। तो इसको अगर अपन x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, तो ये बाकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2x डिवाइड कर दिया 2:1 के अंदर। तो अपन लिख सकते हैं कि 2x और x मतलब 3x किसके बराबर है अंडर रूट 3a/2 के। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी a/2√3। हमें सेंट्रोइड से लेकर के वर्टिसेस तक की डिस्टेंस चाहिए जो कितनी है 2x। हमारे पास वैल्यू क्या आई x, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी a/√3। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है न्यूमेरिकल पर्पज से, नहीं याद रहे तो निकालने का तरीका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगी सेंट्रोइड से लेकर वर्टिसेस की, ये हो जाएगी a/√3। हमारे पास a की जगह l है तो इसको लिखूंगा l/√3 का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए फोर्स की, जितना फोर्स इधर लग रहा है
उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो फोर्स की वैल्यू है √3F। ओके, अब इस F की वैल्यू देखो, F यहाँ पे क्या था, B पॉइंट पर रखे हुए चार्ज के थ्रू C पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर लगने वाला फोर्स, इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस F की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q, क्योंकि दोनों Q सेम है और दोनों के बीच की डिस्टेंस है L, तो डिवाइड बाई L का स्क्वायर। ये फोर्स F की वैल्यू हो गई। चाहे तो हम इसको यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा Q स्मॉल q L² 3 इक्वल टू √3, और F की वैल्यू है KQ² डिवाइड बाई L²। तो K पावर 1 कैंसिल, L² से L² कैंसिल, कैपिटल Q ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो थ्राइस Q इक्वल टू √3 स्मॉल q, या कैपिटल Q इक्वल टू Q बाई √3। तो इस तरीके से अपन ने ये कैलकुलेट किया कि अगर हम इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस पे 3 सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस थे, हम सेंट्रोइड पर अगर नेगेटिव साइन वाला कैपिटल Q चार्ज जिसकी वैल्यू है स्मॉल q बाई √3 अगर ये रख देते हैं, तो फिर आपके हर चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स 0 हो जाएगा और आपका पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक पॉलीगन दिया हुआ है, मतलब एक रेगुलर हेक्सागोनल, और इस रेगुलर हेक्सागोनल की सभी साइड इक्वल है। ओके, सभी साइड्स इक्वल है, और उस साइड की वैल्यू आपको गिवन है स्मॉल a। ओके, इसके सभी कोऑर्डिनेट्स पे आपको इक्वल मैग्नीट्यूड के स्मॉल q चार्जेस रखे होंगे। आपको ये बताना है कि इस रेगुलर हेक्सागोनल के सेंटर पे अगर हम कोई चार्ज रख देते हैं तो उस चार्ज पर टोटल फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी हेक्सागोनल की साइड होती है ना, सेंटर से डिस्टेंस भी उतनी होती है। ठीक है, ये साइड और ये साइड ये हमेशा इक्वल होगी अगर एक रेगुलर हेक्सागोनल आपको गिवन हो तो। अब यहाँ पर सेंटर पर रखे हुए चार्ज पर अगर हम टोटल फोर्स निकालना चाहें तो चाहे तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक शॉर्ट ट्रिक से इस टाइप के सभी न्यूमेरिकल्स को हम डायरेक्ट सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी एक रेगुलर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट दिया हो जिसके कॉर्नर्स पे सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस रखे हों, जैसे कि अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो तो है, इसके साथ में हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, एक स्क्वायर, ये भी सिमेट्रिक साइज का है और इसके चारों कॉर्नर्स पे सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज रख दें, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आप सेंटर पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहोगे तो वो हमेशा मिलेगा आपको 0। ओके, ये Q चार्ज यहाँ रखिए, किसी स्मॉल Q चार्ज पे फोर्स लगाएगा रिपल्शन का, तो एक फोर्स ऐसा होगा, फिर ये फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ये Q चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये Q चार्ज इसको रिपेल करेगा। इस तरीके से आपके पास फोर्स आने वाला है। तो ये जो सेंटर पे Q चार्ज है इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप खुद ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है जितने मैग्नीट्यूड का ये होगा उतने ही मैग्नीट्यूड का ये फोर्स भी होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, डिस्टेंस दोनों जगह सेम है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। इसी तरीके से ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फाइनली ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट फोर्स आपके पास आ जाएगा 0। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हो आप, अगर यहाँ पे कोई मैं Q0 चार्ज रख देता हूँ, ये Q चार्ज इस Q0 को रिपेल करेगा, ये Q भी इसको रिपेल करेगा। दोनों चार्ज की वजह से जो फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस, चार्ज दोनों सेम थे, डिस्टेंस दोनों की सेम थी सेंट्रोइड से, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, तो टोटल फोर्स हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से दोनों फोर्स इन दोनों चार्जेस की वजह से ये भी हो जाएंगे कैंसिल आउट और टोटल फोर्स आपके पास कितना जाएगा 0। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख करके हम देख सकते हैं कि टोटल फोर्स कहीं 0 तो नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स दिए बने जो आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का मास सेम है, और इन दोनों स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पर जो चार्ज गिवन है वो भी सेम मैग्नीट्यूड का है। इन दोनों स्फेयर्स को हम इंसुलेटेड स्ट्रिंग की हेल्प से, जिनकी लेंथ सेम होगी, किसी पॉइंट से हिंज्ड कर देते हैं। ओके,
अब यहाँ डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि जब दोनों सेम साइन के चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को करेंगे रिपेल। रिपल्शन की वजह से दोनों दूर जाएंगे और दूर जाने के बाद जब सभी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर चुके होंगे तो उस कंडीशन में हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर जो चार्ज अवेलेबल है स्मॉल क्यू उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ओके, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट्स पे चार्जेस क्या क्या होंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है और दोनों सेम लेंथ की स्ट्रिंग है जो कि स्मॉल l दिया हुआ है। सेंटर से दोनों का जो ओरिएंटेशन होगा वो भी सेम होगा, दोनों साइड के एंगल्स आपको थीटा थीटा सेम दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करके स्मॉल क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इस चार्ज पे कौन कौन से फोर्सेस होंगे, देखो इसका मास है स्मॉल m, तो एक तो लगेगा नीचे mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू को रिपेल करेगा। डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन फोर्स होती है दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, सेंटर टू सेंटर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी बात, यहाँ पर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग आपके पास है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जिसकी लेंथ बढ़ नहीं सकती है, तो इसमें एक टेंशन क्रिएट होगी और उस टेंशन की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से दूर की साइड हम लेते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमारा अभी यहीं पर है, तो इससे दूर की साइड आपको टेंशन की डायरेक्शन लेनी होगी। ओके, अब इन फोर्सेस को अगर हम इक्विलिब्रियम में सोल्व करें तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट करते हैं, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ अगर एंगल थीटा है तो यहाँ एंगल कितना होगा, थीटा। ओके, तो जिस डायरेक्शन में थीटा एंगल बनता है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है कोस कंपोनेंट, तो इधर हो जाएगा टी कोस थीटा। उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा आपके पास टी साइन थीटा। ओके, अब एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगाना है और एक बार वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है टी साइन थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगा हुआ है एम जी नीचे और ऊपर लगा हुआ है टी कोस थीटा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके हम स्मॉल क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों इक्वेशंस को जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एम जी इक्वल टू टी से टी कैंसिल और ये बन जाएगा आपके पास टेन थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का मैंने डिवाइड किया है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सोल्व करें तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के Q1 Q2 जो कि Q स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, आर का स्क्वायर, नीचे चल रहा है और mg और इधर चल रहा है टेन थीटा। अब इस टेन थीटा की वैल्यू अगर हम डायग्राम से कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ आप इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखें। इसको अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो एक ट्रायंगल हमें यहाँ पे मिलेगा जिसमें यहाँ थीटा है, ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2, ये डिस्टेंस हो जाएगी l, तो बाकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस में से माइनस करेंगे तो एल स्क्वायर माइनस आर बाई स्क्वायर बाई 4। ओके, या फिर इसको यूँ समझ लें एल स्क्वायर में से r/2 का होल स्क्वायर माइनस किया तो ये जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4। ओके, अब यहाँ पर अगर अपन टेन थीटा अप्लाई करते हैं तो ये टेन थीटा आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है r/2 और बेस है अपने पास एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4। ओके, ये वैल्यू होगी। अब इस टेन थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा r/2 और अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4। ओके, और सोल्व करना चाहें इसको तो q की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो बाकी सभी को उधर रिप्लेस कर देते हैं तो q स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा r³ mg डिवाइड बाई ट्वाइस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 और साथ में के भी अगर नीचे चला जाएगा तो 1/k, यहाँ से के हटा देते हैं और यहाँ से अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो ये स्क्वायर हट के इधर पूरी इक्वेशन आपके पास अंडर रूट में चली जाएगी, ये पूरी इक्वेशन अंडर रूट में।